नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा और बेबाक में आपके सामने दो मुद्दे होंगे। मुद्दा नंबर एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गोदी मीडिया का शर्मनाक रवैया। और मुद्दा नंबर दो, अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जीतना है तो उन्हें यह कड़े कदम उठाने होंगे, जिसका जिक्र मैं कार्यक्रम में कर रहा हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, गोदी मीडिया ने बेशर्मी की तमाम हदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार कर दी। एक एक करके मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 का क्या हाल था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी उनके एक एंकर के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ में गाना गा रहे हैं। अब आप ये देखकर मुझे बताएं कि क्या आपको किसी भी नजरिए से यह पत्रकारिता लगती है। देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको यह सब करना पड़ रहा है। देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। तो हीरा बेन मैया के ललनवा वतन के अरमनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र जन्मवा दामोदर के भवनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र मोरे जन्मवा जगत गावे सोहर हो। मुझे वाकई दया आ रही है दोस्तों इस पत्रकार पर जो साथ खड़े हुआ है मनोज तिवारी के। इसे आप पत्रकारिता कहते हैं? बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 3 हफ्ते दिए हैं। इन 3 हफ्तों में, यानी कि 17 सितंबर से आगे 3 हफ्तों तक प्रधानमंत्री का गुणगान गाया जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं न्यूज 18 से कि क्या तुम अगले 1 साल तक इसी तरह के कार्यक्रम चलाओगे? क्योंकि बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। न्यूज 18 ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक फिल्म बनाई थी, द अनटोल्ड स्टोरी। और न्यूज लॉन्ड्री ने जो पड़ताल किया है, यह फिल्म किसने बनाई है किसी को नहीं पता। क्योंकि देखिए, होता क्या है, हर फिल्म के बाद जो हैं इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर कौन है, उन सबका नाम आता है, मगर इसके बाद किसी का नाम नहीं आया। और यही नहीं दोस्तों, एबीपी न्यूज ने भी यही किया, जी न्यूज ने भी यही किया। इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बाकायदा फिल्में दिखाई। तो भाई, फिल्म किसने बनाई है? चैनल ने बनाई है? नहीं बनाई है? कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो सप्लाई नहीं कर दिया आपको? ये तमाम सवालात तो सामने उभर कर आने चाहिए ना। यानी कि बेशर्मी और बेहूदगी की तमाम हदें इस तरह से पार की जाएंगे। मगर जैसे वो कंगना रनावत की फिल्म का डायलॉग है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। जलील होने के और मैं आपको मिसाल पेश करना चाहता हूं। आपके सामने ये एक पत्रकार हैं और ये जो मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्रकारों के लिए भाजपा ने एक टूल किट तैयार किया था? यानी कि उनसे कहा था कि इस अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी जाए। तो इसकी मिसाल आपके सामने, ये कोई पत्रकार है, दीपक चौरसिया, ये क्या कह रहे हैं गौर कीजिएगा। इन्होंने जो बात हिंदी में कही, वही बात एक और पत्रकार ने अंग्रेजी में कही, हूबहू वही बात, यानी कि उसका अनुवाद कर दिया, तर्जुमा कर दिया सामने आपके। ये क्या कह रहे हैं? गांधीनगर, बनारस से लेकर विदेशों तक मैंने आपको करीब से 2 दशक से भी ज्यादा अधिक समय तक कवर किया, और 2014 से तो और नजदीक से। कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके काम, राष्ट्र के प्रति ऊर्जा से भरपूर प्रतिबद्ध समर्पित प्रयासों से इनकार नहीं कर सकता। सुना आपने इसने क्या कहा? अब आगे देखिए, आपके सामने एएनआई के मालिकों में से एक, इनके जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम गांधीनगर टू बनारस टू मैडिसन टू ह्यूस्टन, covered you for more than a decade and even more closely since 2014. Some may, like others, may criticize you, but no one can deny the efforts, commitment and energy you devote to your work and nation. Happy birthday नरेंद्र मोदी जी। तो ये दोनों ट्वीट्स आपके स्क्रीन पर, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों एक जो है संस्था से नहीं जुड़े हुए, दोनों अलग अलग संस्थाएं से जुड़े हुए हैं, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। एक हिंदी में कह रहा है, एक अंग्रेजी में कह रहा है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कोई टूल किट तैयार किया गया था इन तमाम पत्रकारों के लिए? और बात नहीं रुकती आपके सामने दोस्तों, जी का हाल देखिए, चलो जीते हैं। आगे देखिए दोस्तों,
एक और इनका वैक्सीन क्रांति के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जय जयकार की इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। दुख की बात यह दोस्तों, अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इससे पता चलता है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। कल इन्होंने क्या दावा किया? इन्होंने कहा कि करीब 2,50,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस भी बता रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। बीबीसी न्यूज के डेटा कलेक्टर विजदैन मोहम्मद कवूसा ने आपके सामने एक जानकारी पेश की है। यह जो अब आपको मैं दिखाने वाला हूं ग्राफिक के जरिए, यह ग्राफिक साफ तौर पर बता रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पीले रंग की लाइन है वो है 18 राज्यों में भाजपा शासित जो राज्य हैं वो, और जो नीली रंग की लाइन है वो 12 राज्य जहां पर भाजपा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में, यानी कि 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर, वैक्सीनेशन की जो डोजेस दी जा रही थी या टीका जो दिया जा रहा था, पिछले 3 दिनों में भाजपा के राज्य उससे लगातार कम कर रहे थे, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन में 500% का उछाल लाया जाए। दोस्तों, ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं आंकड़ों के जरिए, और ये आंकड़े कहां से हासिल हुए हैं? कोविन डैशबोर्ड से। और इसकी तस्दीक दोस्तों इस एक और जो मुझे खुद कोविन डैशबोर्ड से मिला है, इससे पता चलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन जो है पिछले कुछ दिनों में कम की जा रही थी तमाम राज्यों में, चाहे डबल डोज हो या सिंगल डोज, तमाम राज्यों में वैक्सीन के डोजेस, खास तौर पर जो भाजपा शासित राज्य हैं, जो कि 18 राज्यों में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ चूंकि आपको प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक बड़ा तमाशा बनाना है, एक बड़ा ड्रामा करना है, तो आप पिछले 3 दिनों में कम कर रहे थे, क्यों? आज की तारीख में आपकी चुनौती होनी चाहिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, और आप यह ड्रामा कर रहे थे। 3 दिनों में आपने वैक्सीनेशन डोजेस कम कर दिए थे। यह तो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है भाई। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? बताइए बताइए। दोस्तों, गोदी मीडिया चाहे जो भी करे, मगर ट्विटर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। यही वजह है कि ये लोग सोशल मीडिया पर पूरा काबू करना चाहते हैं, जिसका जिक्र मैं अभी आगे करने वाला हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर टॉप 3 ट्रेंड्स कौन से थे आपके सामने? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी रोजगार दो, और लाखों लोग सिर्फ ट्विटर के अंदर इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे थे। मैंने एक और शर्मनाक ट्रेंड देखा, अखंड पनौती दिवस। दोस्तों, मैं ऐसे ट्रेंड्स के बिल्कुल साथ नहीं हूं। आखिरकार वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे थे उन्हें शर्म आनी चाहिए, और इस तरह के ट्रेंड्स का मैं साफ तौर पर विरोध करता हूं। मगर मैं क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल, जिसका एक ही काम है लोगों को गालियां देना, लोगों के खिलाफ अश्लील ट्रेंड्स कराना, उनकी तमाम ताकत, उनके तमाम गालीबाज, उनके तमाम 2 रुपल्ली ट्रोल्स जो हैं, वो भी इन ट्रेंड्स को हरा नहीं सके। ट्विटर की यह हालत हो गई कि उन्हें हैप्पी बर्थडे मोदी जी का जो ट्रेंड था वो सबसे ऊपर रखना पड़ा था, जबकि हैप्पी बर्थडे मोदी जी को लेकर जो ट्वीट्स किए गए थे उसकी मात्रा बहुत कम थी इनकी तुलना में। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और मोदी रोजगार दो। यही वजह है दोस्तों, आज की तारीख में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि वायर, द लाइव टीवी, HW न्यूज, न्यूज क्लिक जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्विंट जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस सरकार की फांस बन गए हैं, गले की फांस बन गए हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पहले इन्होंने ईडी का रेड डाला, उसके बाद इनकम टैक्स का रेड डाला, फिर न्यूज लॉन्ड्री, जिसकी अभी अभी पड़ताल मैंने आपको बताई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर भी इनकम टैक्स का रेड, क्विंट पर इनकम टैक्स का रेड, HW न्यूज पर इनकम टैक्स का रेड। यानी कि जो भी संस्था, जो भी प्लेटफॉर्म इनसे सवाल करे, उन पर आप इनकम टैक्स की रेड मार रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि इन्होंने सोनू सूद तक पर भी इनकम टैक्स का रेड मार दिया। क्यों? क्योंकि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, वो सोनू सूद जिसने
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में न जाने कितने गरीब मजदूरों की मदद की, उन्हें घर तक पहुंचाया। जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उनकी इलाज में मदद की। अगर सोनू सूद ने यह सब करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के खजाने में 5-10 करोड़ रुपए दे दिए होते ना, तो किसी के पिताश्री इन पर इनकम टैक्स की रेड नहीं मारते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह है भारतीय जनता पार्टी की सियासत। सिर्फ इसलिए कि सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिया, आपने उन पर इनकम टैक्स की रेड मार दी। आप तमाम हदों को पार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह आपकी विरासत है। यह गोदी मीडिया आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देती रहे, मगर हकीकत यही है। यह ट्विटर ट्रेंड्स जो मैंने आपको बताया, बेरोजगारी को लेकर इस वक्त जो हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ आप जो लोगों को और आपकी संस्थाएं जो लोगों को डराने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में चाहे ईडी रेड मारती है या इनकम टैक्स की रेड मारती है, खुद उनके अधिकारी उन प्लेटफॉर्म्स को बताते हैं कि हम जानते हैं आपका कोई दोष नहीं है, मगर हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से कहा गया है कि इन्हें रगड़ो, इन्हें टारगेट करो, इन पर निशाना साधो, क्योंकि ये जानते हैं कि गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज की तारीख में सिर्फ यही प्लेटफॉर्म्स हैं, यही पत्रकार से जुड़ी संस्थाएं हैं जो इस सरकार से सवाल करती हैं, जिनकी कोई इज्जत है। ये जो चैनल्स हैं जिनका बर्ताव ट्रोल जैसा है, इनकी कोई इज्जत नहीं आज की तारीख में। इनका काम सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई की जाए, जो विपक्ष उनसे सवाल करता है उन्हें टारगेट किया जाए, जो पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही गद्दार बताया जाए। इनका सिर्फ यही काम है, इसलिए इनकी इज्जत खत्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने लोगों के मुद्दे उठाने छोड़ दिए हैं। दोस्तों, आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है अखिलेश यादव की चुनौती। अखिलेश यादव छोटी मोटी सभाएं इधर उधर कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर मैंने कई लोगों से सुना है कि अखिलेश यादव अभी रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुशीनगर में रैली को संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच गए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी 4-4.5 साल बाद इन्होंने शुरू की, तब जाकर इन्हें एक जाट नेता की याद आई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। यानी कि बीजेपी ने तो अपनी रैलियां शुरू कर दी, मगर मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अखिलेश जी को आखिर किसने रोका है कि वो जमीन पर उतरकर रैलियां ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं को लोग गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार होने दीजिए। सियासत में आप जब तक कुर्बानी नहीं देंगे, आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है। अगर आपको यह लग रहा है कि जनता परेशान होकर योगी से आपको वोट देगी, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस जनता को भ्रमित करने के लिए प्रचार तंत्र है। गांव गांव में गोदी मीडिया का इस तरह से असर हुआ है कि लोग कहते हैं कि साहब, पहले तो दुनिया के सामने भारत सिर झुकाए खड़े रहता था, अब दुनिया से आंख में आंख मिला के देख रहा है। मतलब कुछ भी कह रहे हैं, भारत पहले से सुरक्षित है। अरे हम देख ही रहे हैं, हमारे सारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं। सारे पड़ोसी जो हैं वो चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं। चीन ने हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया। ये तमाम बातें गोदी मीडिया नहीं बता रहा। इसी वजह से गांव वाले तक ब्रेन वॉश्ड हैं। इसलिए मेरी अपील अखिलेश जी से कि मैदान में उतरिए, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुरे हालात है। और दो खबरें मैं आपको एक सम्मानित न्यूज चैनल का बताना चाहता हूं, भारत समाचार, जिन पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सबसे पहले देखिए, बुलंदशहर की खबर है, मंदिर से लौट रही दलित युवती से गैंगरेप। मंदिर से जागरण सुनकर लौट रही थी युवती, पुलिस ने एक नामजद आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस शिकायत करने पर हत्या की धमकी। बुलंदशहर के बीबी नगर इलाके की घटना। यह तो हुआ बुलंदशहर दोस्तों। अब देखिए, यह तो हुई बुलंदशहर की घटना दोस्तों। अब देखिए ग्रेटर नोएडा, यानी कि नोएडा की यह हालत है। सुबह वॉक पर निकली छात्रा का अपहरण। आक्रोशित परिजनों ने 3 घंटे लगाया जाम। छोटे भाई बहनों के साथ वॉक पर निकली थी। 1 घंटे तक कोतवाली का भी घेराव किया। चाहे ग्रेटर नोएडा हो या बुलंदशहर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या धज्जियां उड़ रही हैं आपके सामने प्रमाण है। और अब से कुछ ही दिनों पहले 1 साल हुआ है हाथरस घटना को लेकर।
जब गुड़िया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी और रातों रात योगी प्रशासन ने उसका शव जला दिया था। उसकी मां गिड़गिड़ाती रही कि मुझे अपनी बेटी की लाश को हल्दी तो लगाने दो, मगर योगी प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। आज तक उसका परिवार जंग लड़ रहा है इंसाफ की। गांव के दबंगों ने परिवार को हाशिए पर रख दिया है, अलहदा करके रख दिया है। वो टोटली आइसोलेट हो गए हैं। उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है दोस्तों। यह है लॉ एंड ऑर्डर की हालत, और यही मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव जैसे नेता, मायावती जैसे नेता इन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये नेता जो हैं वो विकल्प हैं आज की तारीख में। मगर दुख की बात यह है कि विपक्ष को जिस प्रति सक्रिय रवैये से, जिस एक्टिव रवैये से सियासत करनी चाहिए, वो नदारद है। आज भी कांग्रेस 2 राज्यों में इन्हें शानदार बहुमत मिला था, पंजाब और छत्तीसगढ़। पंजाब में दो फाड़ हालत हैं। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में जंग चल रही है। एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस को संतोषजनक बहुमत मिला है, वहां पर भी दो फाड़ चल रहा है। गांधी परिवार जो है वो सिद्धू का समर्थन करता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे नाराज हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल बनाम उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में मुकाबला चल रहा है। वो छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस को 2/3 बहुमत है। क्या ये लोग विकल्प देंगे राष्ट्रीय तौर पर हमें? यह सवाल आपको पूछना चाहिए दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जब लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जो विकल्प के तौर पर देखते हैं, तो उनके सामने विकल्प नहीं दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी हमें कोई रोड मैप नहीं दे रहा है, हम में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर रहा है। भाई आप जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कहां से होगा? जब आप जमीन पर नहीं उतरेंगे तो आपकी नीतियों का लोगों को कैसे पता चलेगा? मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने महंगाई पर प्रदर्शन किया, बढ़ते पेट्रोल दामों पर वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, मगर जो एक राष्ट्रीय रोड मैप होता है वो आपको जनता के सामने बताना पड़ेगा। क्या कांग्रेस में हिम्मत है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर यह घोषणा कर दे कि प्रियंका गांधी वाड्रा हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं या हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है? आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को डर लग रहा है कि हमें 10 सीटें नहीं मिलेंगी, और अगर 10 सीटें नहीं मिलेंगी और अगर प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो इससे तो उनकी छीछा लेदर हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब तक आप कीचड़ में नहीं घुसेंगे, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, आप किस तरह से बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? प्रियंका जी 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश गई थी, शायद 3 दिन लखनऊ में थी, 2 दिन रायबरेली में, मगर वो अपने कमरे में बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलती रही। क्यों भाई? जमीन पर उतरिए, लोगों से मिलिए। विपक्ष हैं आप, ये विपक्ष के काम होते हैं। पार्टी के अंदर आपके जो है वो सिर्फ टवल चल रही है। जब तक विपक्ष एक्टिव नहीं होगा, जब तक विपक्ष हिम्मत नहीं दिखाएगा, लोकतंत्र ऐसे ही कमजोर होते रहेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। मगर बेबाक में हम बेबाकी से ये मुद्दे आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। आप विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।